चलिए भैया जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो बेटा पी ब्लॉक के अंदर अब तक हम क्या देख चुके हैं? पी ब्लॉक के अंदर हम बोरॉन फैमिली देख ली हमने, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, जितना हमारे नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो तीनों फैमिली हम अब तक कवर कर चुके हैं। अभी लास्ट की 3 फैमिली बाकी है जिसमें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्सीजन फैमिली को। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा ऑक्सीजन फैमिली को। देखो बेटा, ऑक्सीजन फैमिली जो होती है ना, उसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं चैल्कोजन। अरे क्या बोलेंगे भैया? चैल्कोजन। काहे बोलेंगे चैल्कोजन? सर हमारे दिमाग में गड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। चैल्कोजन उन कंपाउंड को बोलते हैं जो कि और फॉर्मिंग कंपाउंड होता है। जितने भी आपके और होते हैं वो बेसिकली ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में हमको दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इस फैमिली को और फॉर्मिंग फैमिली यानी कि चैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुरुआत है बेटा, हमने शुरुआत कर दी है ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक के। ग्रुप नंबर 16 के अंदर हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में क्या करने वाले हैं जी? बात करने वाले हैं। चलिए तो इस ग्रुप के मेंबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मेंबर है हमारा ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। समझ में आ रही बात? याद करने का तरीका क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, लप्पू। आई बात समझ में? क्लियर है? एक लड़का है कोई, लप्पू नाम है उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भैया टीपना है। तो कैसे टीपो? ओल्ड स्टाइल से। तो कैसे बोला हमने? ओल्ड स्टाइल से टीपो लप्पू, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और ये क्या हो गया हमारा? लप्पू। या लव नाम ले दो लड़के का, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिएगा। तो इनमें जो ऑक्सीजन होती है बेटा हमारी, वो क्या है? गैस है। रिमेनिंग हमारे सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सॉलिड। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग जो बेटा आपको यहां पर याद रखनी है वो ये कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल होते हैं। अब यहां पर बेटा मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं और वो है सेलेनियम को लेकर के। भैया कुछ लोग बोलते हैं कि सेलेनियम नॉन मेटल है, कुछ लोग बोलते हैं कि सेलेनियम मेटेलॉइड है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो सेलेनियम नॉन मेटल है कि मेटेलॉइड है? आप सेलेनियम को कुछ जगह पर मेटेलॉइड की तरह से भी लिखा गया है, कुछ जगह पर सेलेनियम को नॉन मेटल भी लिखा गया है, लेकिन सेलेनियम टेक्निकली क्या होता है बेटा? नॉन मेटल होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन अगर है तो आप थोड़ा सा इसको दूर कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये तीनों ही आपके क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। टेलुरियम और जो आपका पोलोनियम है बेसिकली ये आपका क्या हो गया? ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। उसके अलावा जो बेटा आपका ये होता है, क्या बोलते हैं इसको हम? लिवरमोरियम होता है। सॉरी, पोलोनियम आपका मेटलॉइड नहीं होता। आपका केवल और केवल मेटलॉइड कौन होता है? टेलुरियम होता है। जो आपका पोलोनियम और लिवरमोरियम है ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? ये दोनों ही आपके मेटल कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें लिवरमोरियम लेटेस्ट डिस्कवर्ड सिंथेटिक एलिमेंट होता है जो हमने अभी भी हाल फिलहाल में बनाया है, और जिसकी हाफ लाइफ कुल 1 सेकंड का भी बहुत थोड़ा हिस्सा, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड का बहुत थोड़े हिस्से में ही क्या हो जाता है? लिवरमोरियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ग्रुप नंबर 16 का लास्ट नंबर है, 116 इसका एटॉमिक नंबर है, 292 इसका क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया। तो ये क्या होता है बेटा आपका? ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाम क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इनके अकरेंस को लेकर के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम अक्सर करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि नीट का एग्जाम है भैया, इस बार नीट की वैसे ही किरकिरी हो गई एनटीए की, तो उसे थोड़ी सी इज्जत बचानी है। तो पता नहीं क्वेश्चन कहां से फ्रेम करते, तो इसको अक्सर इग्नोर किया जाता है इस हिस्से को एनसीईआरटी के, लेकिन ये भी हिस्सा एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी अकरेंस को लेकर के। तो सबसे पहले जो अकरेंस है वही सेम कहानी है कि हम 1 या 2 एलिमेंट के अकरेंस देखते हैं डिटेल में, बाकी का हम सुपरफिशियली देखेंगे। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है भैया अर्थ क्रस्ट के ऊपर। समझ में आ रही बात? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई एलिमेंट है, लगभग 47% के आसपास ये कंसिडर होता है, 46.6% के आसपास, तो बेटा वो कौन सा है हमारा? वो होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 46.6% बाई मास पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर कंबाइंड फॉर्म में। समझ में आ रही बात? आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता, कंबाइंड ऑक्साइड के फॉर्म में इस तरह से मिलेगा, सल्फेट के साथ में मिल जाता है, इस तरह से आपको देखने मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर में भी लगभग 21% बाई वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है, और इसकी 2 फॉर्म में हमें देखने मिलता है, एक होता है O3 और दूसरा होता है O2। O3 बोलते हैं ओजोन को और O2 बोलते हैं हमारा डाइऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 21% हमें देखने मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं बेटा सल्फर को लेकर के। सल्फर की अर्थ क्रस्ट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ज्यादा नहीं है, 0
0.03 से 0.1% के आसपास ही है। उसके अलावा वोल्केनो जो आपके ज्वालामुखी होते हैं उनके अंदर H2S पाया जाता है और वहां पर ये ट्रेसेस के अंदर देखने मिलता है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती। कई ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे ऐसे हैं जैसे कि एग्स हुए, आपके प्रोटीन्स हुए। प्रोटीन भैया कोई प्रोटीन ऐसा नहीं है जिसमें सल्फर नहीं होता। आप नीट की प्रिपरेशन करें तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन, और वो जो हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड मिथियोनिन होता है ना, तो वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। दैट्स वाई कि बिना सल्फर के प्रोटीन बनना पॉसिबल ही नहीं है। अरे गार्लिक की, लहसुन की बड़ी अजीब सी स्मेल आपने देखी होगी। अच्छा, प्याज काटते वक्त आप रोने लगते हैं। वैसे रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण आपके प्याज काटने का भी है। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप किसी की याद में रो रहे हो, आ रही बात समझ में। लेकिन यहां पर आपका रोना किसकी वजह से है? यहां पर आपका रोना है प्याज काटने की वजह से। मस्टर्ड होता है जो आपका सरसों होता है, यहां तक कि जो आपके हेयर्स होते हैं और आपका जो वूल जो आपका ऊन होता है, ये भी आपके सोर्स सल्फर के हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, एक कहानी और ध्यान रखिएगा कि बेटा जिस एरिया पे सल्फर होगा, जिस जमीन के अंदर सल्फर होगा, स्पेसिफिकली मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं जहां पर सल्फर नीचे मौजूद है, तो जिस मिट्टी के अंदर सल्फर होगा उसके नीचे का जो पानी होता है बेसिकली वो गर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही जीके का क्वेश्चन है, जीके में बता दिया। उसके अलावा सल्फर और किस फॉर्म में दिखाई पड़ता है हमें? सल्फेट के फॉर्म में। सल्फेट क्या होता है सर? SO4-2। जैसे कि हमारा कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको हम बोलते हैं क्या? जिप्सम। ये रहा भैया आपका जिप्सम, समझ में आ रही बात। अगर कैल्शियम की जगह क्या लगा दे? मैग्नीशियम MgSO4.7H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सम सोल्ट बोलते हैं। ये रहा आपका एप्सम सोल्ट। अच्छा, एप्सम सोल्ट का अपना एक मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा। और थर्ड आपका आता है बेटा बेराइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेरियम का सल्फेट है। तो सल्फेट की फॉर्म में भी हमें सल्फर को देखने मिल सकता है, जो कि आपके सामने डिफरेंट डायग्राम्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद में आता है सल्फेट और सल्फर और किस फॉर्म में मिल सकता है? सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फाइड ये जैसे कि गैलेना, PbS, लेड सल्फाइड, ये रहा आपका जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड इसको बोलते हैं, ZnS ये रहा, और कॉपर पायराइट्स हो गया आपका ये वाला CuFeS2, ये भी आपके सल्फर का सोर्स होते हैं। इनसे भी सल्फर को हम ऑब्टेन किया जा सकता है। सेलेनियम और टेल्यूमिनियम की हम बात करें तो बेसिकली ये खुद सल्फाइड के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कुछ ज्यादा इनका मतलब इतनी अबंडेंस इतनी ज्यादा देखने नहीं मिलती, लेकिन सेलेनाइड्स और टेलुराइड्स होते हैं जो आपके बेसिकली सल्फाइड के साथ में आपको दिखाई पड़ते हैं। पोलोनियम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पोलोनियम हमारा एक मेटल होता है और बेसिकली ये भी एक रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, शायद एक साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, नहीं आई थिंक मैडम क्यूरी थी, उनकी डेथ का कारण भी पोलोनियम ही था, आई थिंक, मैं एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका पोलोनियम होता है बेटा, वो थोरियम और यूरेनियम का जो मिनरल्स होते हैं, थोरियम और यूरेनियम के मिनरल, जैसे कि आपका पिच ब्लेंडी U3O8, उनके डीके से क्या मिलता है हमको? पोलोनियम हमको मिलता हुआ दिखाई देता है। और पिच ब्लेंड से हमें एक और चीज दिखाई पड़ती है जिसका नाम क्या है? रेडियम होता है। आ रही बात समझ में। और पोलोनियम को और रेडियम को डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने, और पोलोनियम के डिस्कवर होने के ऊपर ही पोलैंड का नाम है। पोलैंड है ना एक कंट्री, यूक्रेन के आसपास है, उसके बराबर में, तो ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये अकरेंस की कहानी थी जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया? पूरी कर लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज को लेकर के। वही सेम कहानी घिसी पिटी भैया अपना। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो ऑक्सीजन फैमिली बेटा बिलोंग करती पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 16 में। आ रही बात समझ में। मेंडलीव ने ग्रुप नंबर 16 को नाम दिया था 6A का। ठीक, क्लियर है। मतलब इसके जो वैलेंस शेल होती है ना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 6। समझ में आ रही बात। और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होने की वजह से इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? 6 ही हो जाती है। ये भी आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए, तो कौन कौन से मेंबर हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। वैसे हम पोलोनियम के बारे में भी बात नहीं करेंगे, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा। पीरियड नंबर 2 to 7 ये होता है। तो ऑक्सीजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4। सेलेनियम की होती है बेटा 3s2 और 3p4। सल्फर की, सॉरी, सेलेनियम की होती है 4s2 और 4p4। टेलुरियम की होती है 5s2 5p4। पोलोनियम की होती है 6s2 और 6p4। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है ns2 np4, जहां पर n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि पीरियड नंबर, इसको हम कंसीडर करते हैं। सेकंड बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की। सर ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कैसे इंक्रीज होगा? ध्यान रखिएगा, देखिएगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम,
ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा, ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम और सबसे लास्ट में क्या है आपका पोलोनियम। तो ये आपको क्या ट्रेंड याद रखना है, एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस को लेकर के याद रखना है। तीसरा है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगेन वही कहानी सर, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को कैटायन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है तो उस दौरान जो लगने वाली एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी के हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब ऑक्सीजन ऊपर से नीचे जो हमारे ये फैमिली होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इसको छोड़ दीजिएगा। ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जा रही, साइज बढ़ता चला जा रहा, नतीजा न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। कारण है न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? वैसे भी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन जो है वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कंसिडर किया जाता है। और अगली कहानी हमारी यही आ गई। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जब एक एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है तो वो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके सामने उसके बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट नहीं है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसिडर किया जाता है फ्लोरीन के बाद में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी कम होने लगती है। कारण है बढ़ा हुआ साइज और घटता हुआ न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में इसका, क्योंकि नॉर्मल ट्रेंड से हटके थोड़ा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भैया, मतलब ऑक्सीजन की अगर हम बात ना करो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP4। इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे इसके, इस तरह से मिलेंगे, 1 2 3 और 1 4। एस सब शेल यहाँ पर क्या है, फुलफिल भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को एनायन में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है। अब यहां पर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बेसिकली क्या करने वाला है, अपने आप को स्टेबल करने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ध्यान से देखिएगा, तो टेक्निकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिपेंड करती है न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। अब जब ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर या वैलेंस शेल पर लगातार कम होता चला जा रहा है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी एटम का न्यूक्लियर फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा। दोबारा सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या बोली कि जैसे ही ऊपर से नीचे साइज बढ़ता चला जा रहा है तो उस एटम के न्यूक्लियस का वैलेंस शेल पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स भी कम होता चला जा रहा है और वो न्यूक्लियर फोर्स कम फील होगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी। नतीजा इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन क्या है कि ऑक्सीजन की जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऊपर से नीचे आने पर घटेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की घट करके क्या हो जाती है बेटा, सबसे कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी, मिनिमम है। और उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, साइज छोटा है, जगह इतनी नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इसके पास में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। नतीजा ये नहीं चाहता कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन आए। ताकतवर एलिमेंट जरूर है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक्सेप्शनली ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिसिटी के बारे में। एटॉमिसिटी का मतलब है कि भैया जिस फॉर्म में मिलते हैं कितने एटम पाए जाते हैं बेसिकली। तो ऑक्सीजन में अगर 2 एटम है तो ऑक्साइड है, 3 है तो क्या बोलेंगे, O3, ओजोन के नाम से जाना जाएगा। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में 8 एटम अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। लेकिन अब ये जो 8 एटम इन्होंने अपने आप को अरेंज करके रखा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम जब अपने 8 एटम के साथ में जुड़े रहते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर, यानी सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम जाने पर साइज तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा। आपको साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही, बढ़ती हुई नजर आ रही। बॉन्ड लेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही तो बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या हो जा रही है, घटती हुई चली जा रही है। समझ में आ रही बात? तो कंसीडर कर सकते हैं कि S8 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, Se8 की उससे कम होगी और Te8 की क्या होगी बेटा, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो यहां पर आती है वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे या 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें।
आ रही बात समझ में? तो जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज इसकी होती है वो होती है -2 से लेकर के +6 तक। आ रही बात समझ में? लेकिन उसके बावजूद जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर, अगर मैं ऑक्सीजन को साइड कर देता हूं, ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं बाकी के, वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे? +4 और +6 को शो करेंगे। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता चला जा रहा है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी काम करेगा, इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। +4 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इसका रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन -2 की स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज होती चली जाती है। कारण है मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है और मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना उसको पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई -2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन को लेकर के। देखिए बेटा, ऑक्सीजन की रेंज क्या है? वो है -2 से लेकर के +2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन यानी कि सर ऑक्सीजन प्लस में भी शो करता है? यस, शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रुप भी एक एटम मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, और उस एटम का नाम क्या है? उसका नाम है बेटा फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। तो जो आपका फ्लोरीन एटम है, ध्यान से सुनना, जो आपका फ्लोरीन एटम है, ऑक्सीजन केवल उसके सामने ही हाथ जोड़ता है, बाकी सबको अपने सामने हाथ जोड़वा देता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एलिमेंट होता है, इसीलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के सामने क्या होती है? पॉजिटिव होती है। बाकी कोई भी आ जाए उसके सामने क्या रहेगी? नेगेटिव। देख सकते हैं आप कि O2F2 है तो यहां पर +1 की शो कर रहा है ऑक्सीजन, और OF2 के अंदर क्या शो करता है? +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा +1 +2 तो हो गया। 0 कब है? 0 होती है आपकी O2 और O3 के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा -1 होगी। देखो -2 अगर है तो ऑक्साइड होगा, -1 है तो परऑक्साइड होगा, माइनस का हाफ है तो क्या हो गया? आपका सुपर ऑक्साइड हो गया। ये आपको याद रखना। ऑक्साइड में -2 जो कि जनरली -2 ही पाई जाती है। स्पेशल केस होता है जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें क्या होगा? आपके -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड जैसे कि आपका K2O हो गया, ये क्या होता है? माइनस का हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर ये बेसिकली शो करता है। बेटा ये ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, इसको यहां पर क्या रखना? ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये बेसिकली +4 और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +4 की शो करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, यूजुअली +6 भी करते हैं। जैसे सल्फर का अगर मैं आपको बताऊं कि SO2 और SO3 बेटा दोनों यहां पर देखने मिलते हैं। ठीक है, अच्छा SO2 SO3 में ज्यादा एसिडिक कौन है? ये +6 है, ये +4 है, तो SO3 क्या हो गया? ज्यादा एसिडिक होगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो +4 की ऑक्सीजन के साथ में यूजुअली आपको देखने मिलता है, और फ्लोरीन के साथ में क्या मिलाया गया? +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर फ्लोरीन के साथ में है, SF6 है, SO3 एग्जिस्ट करता है, SO6 एग्जिस्ट नहीं करता। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये चीज आपको क्या रखनी है बेटा? ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेटा जो इनकी बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली हम हैलाइड देखेंगे, हाइड्राइड देखेंगे और ऑक्साइड देखने वाले हैं। ये 3 चीजें ऑक्सीजन फैमिली के हम यहां पर देखेंगे, तो इसको हम आगे की तरफ चलें। चलिए, तो हाइड्राइड क्या है? सबसे पहले हम हाइड्राइड करेंगे। हाइड्राइड है यहाँ पर MS2 टाइप का। भाई M होता है यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, पोलोनियम के मारो गोली। ठीक है, क्लियर है? अब मैं अगर लिखता हूं OH2, अच्छा ये अच्छा सा नहीं लग रहा तो क्या लिख दो हाइड्राइड में? H2O, H2S, H2SE, H2 क्या हो गया बेटा? ये TE होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मास्टर जी? इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। हाइड्रोजन एक इसने इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, तो कितनी लोन पेयर बची? अभी 2 लोन पेयर बची। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से ये क्या कंसिडर किया जाता है? ये कंसिडर किया जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल के नाम से भी ये जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। हाइड्राइड की स्पेशल पॉइंट क्या है? टॉप टू बॉटम जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? कि खुद को हाइड्रोजन को लॉस करना, सामने वाले को हाइड्रोजन पर आना, क्योंकि हाइड्रोजन बड़ी इजीली अवेलेबल हो रहा है तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल हो रहा ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से आसानी से बॉन्ड टूट रहा। और बेसिक नेचर क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और बेसिक नेचर से याद रखिएगा, बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा तो लुईस बेसिक नेचर जो होगी वो भी लगातार क्या होती चली जा रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है। तो बेटा ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। किसका? हाइड्राइड को लेकर के। तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि H2O, H2S, H2SE, H2T थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ा, बेसिक नेचर बढ़ा, घटा बढ़ा सॉरी
घटा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो लगातार क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन दोनों ही केस में हेड वाटर का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का मैक्सिमम है और मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर का मैक्सिमम है। इसका कारण है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होना। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन के साथ में होगा, देन किसके साथ में होगा, ऑक्सीजन के साथ में, और सबसे कम पर किसके साथ में होगा, नाइट्रोजन के। ये ऑर्डर भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इन्हीं के साथ बनाएगा। वैसे तो हाइड्रोजन कार्बन से भी जुड़ता है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, थप्पड़ मारते ही टूट जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो क्या बोलता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, हाइड्रोजन बॉन्ड से डर लगता है, ठीक है। चलिए तो बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल हाइड्राइड, जितने भी हाइड्राइड है हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करे। है सर ये कैसी बात करे, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, हाँ या ना, अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो आसानी से नहीं टूट पा रहा। अरे नहीं टूट पा रहा तो क्या हो गया, मिनिमम रिड्यूसिंग एजेंट मिनिमम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा ना। मिनिमम इतनी कि हम मान लो कि भैया ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। अब H2S के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने घर के अंदर देखा होगा सर लेड पेंटिंग लगी होती है, सिल्वर के बर्तन हो गए काले पड़ गए, क्यों पड़ गए काले, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2S इन दी एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, लेड पेंटिंग में लेड होगा, H2S से रिएक्ट करेगा, PbS बनाएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। सिल्वर के बर्तन होंगे, H2S से रिएक्ट करेंगे, Ag2S बनाएंगे जो कि क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में। भैया जो आपके ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचुरली कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। तो यहां पर ऑक्साइड कैसा है, ये भी एसिडिक होगा। दो टाइप के होंगे, या तो MO2 टाइप का या MO3 टाइप का, जिसमें MO3 ज्यादा एसिडिक होगा MO2 से। अभी 5 मिनट पहले ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका। टॉप टू बॉटम अगर मैं ऊपर से नीचे अगर मैं बात करता हूं, जो आपके फैमिली के मेंबर होंगे, जैसे अगर मैं बात करूं SO2 को लेकर के, SeO2 को लेकर के, TeO2 को लेकर के। सर ऑक्सीजन का ऑक्साइड नहीं होता, लेकिन अगर आप मान सकते हैं तो OO2 बोले तो क्या ले सकते हैं, O3। तो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होता चला जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा। भाई मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते चले जाएंगे ना, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इनका एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बेसिक नेचर क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। आपको बेटा ये याद रखना है, ठीक है जी। चलिए MO2 का एग्जांपल देखिएगा। सर MO2 में ये +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट यहां की जगह इस M के ऊपर चिपका लो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। देखो MO2 में ये O3 है, मेंशन मत करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, SO2 SeO2 और TeO2। लेकिन फिर भी अगर आप देखें O3 और SO2 क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। SeO2 और टेलुरियम का जो डाइऑक्साइड होते हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके सॉलिड नेचर के। अब SO2 और SO3 का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। SO2 का स्ट्रक्चर ये रहा आपका, जिसमें दो आपके क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनते हैं बेसिकली। एक पी पाई होगा और एक बॉन्ड होगा पी पाई डी पाई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और शेप कैसी होती है इसकी, बेंट होगी। आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात, अरे भाई क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है भैया। चलिएगा तो ये SO2 की ज्योमेट्री है। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर क्या होती चली जा रही, डिक्रीज होती चली जा रही। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। सेम कहानी किसकी है, MO3 में मेटल की ऑक्सीडेशन, मेटल बोल रहा हूं सॉरी, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6 होगी, जैसे कि SO3 SeO3 और TO3। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, थर्मल मतलब इनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। और साथ ही साथ ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक नेचर भी क्या होगी आपका, इंक्रीज होता चला, सॉरी डिक्रीज होता चला जाता है। समझ में आ रही बात। अगर मैं बोलूं, मैंने आपको पहले कहा था कि SO2 SO3 में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो SO3 ज्यादा एसिडिक है। SO2 SeO2 और TeO2 डाई ऑक्साइड है, सेम टाइप के ऑक्साइड है, और टॉप टू बॉटम मतलब यहां पर सेंटर एटम क्या हो रहा है, चेंज होता चला जा रहा। तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा है भैया, यहां पर डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली SO3 के बारे में यहां पर बात करते हैं। देखो बेटा जो आपका SO3 है ना, SO3 आपका ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ट्राइमर बोले तो ये देखिएगा, पहले तो SO3 का स्ट्रक्चर देखिएगा। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एक बॉन्ड पी पाई, दो बॉन्ड कैसे होंगे, पी पाई होगा। ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब ये ट्राइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इस तरह से, ये आपका ट्राइमर की फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। SO3 में दो पाई बॉन्ड, दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड एज इट इज बने रहेंगे। जो आपका ये दो ऑक्सीजन है, बेसिकली ध्यान से देखिएगा कि ये एक यूनिट मैंने किसकी मान ली, SO3 की एक यूनिट है। इसका एक पाई बॉन्ड बोला, ये दूसरी SO3 की यूनिट का एक पाई बॉन्ड टूटा, और ये आपका क्या आ गया, ये आपकी तीसरी SO3 की यूनिट है। पाई बॉन्ड टूट करके आपस में क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहां पर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ
दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि कितने SOS हैं, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर के कितने बॉन्ड है, एक सल्फर ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 बॉन्ड होते हैं। सल्फर सल्फर के टोटल कितने बॉन्ड है यहाँ पर, सल्फर कोई भी सल्फर दूसरे सल्फर से नहीं जुड़ा हुआ है तो 0 बॉन्ड है। और सारे के सारे बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, p पाई d पाई की होती है। आपको याद रखना, एक ट्रिक याद रखिएगा, काम की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp तो आपके सारे पाई बॉन्ड की नेचर कैसी होगी, p पाई होगी। अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो आपका एक बॉन्ड क्या होगा, p पाई होगा। रिमेनिंग जितने भी होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, वो होंगे p पाई d पाई। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सारे जितने भी पाई बॉन्ड है सब होंगे p पाई। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपको स्ट्रक्चर देके कि हाउ मेनी p पाई एंड p पाई d पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आई बात समझ में, वहां कैलकुलेट करोगे क्या, सीधा हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो जितने सारे बॉन्ड है p पाई है। अगर sp2 है तो एक बॉन्ड p पाई का होगा, रिमेनिंग p पाई d पाई का है। इसके बाद में आप sp3 ले लो, sp3d ले लो, sp3d ले लो, sp3d2 ले लो, जितने भी आपके बाद की sp3 से लेकर के हाइब्रिडाइजेशन है, ऑल बॉन्ड्स कैसे होंगे आपके, वो p पाई d पाई होंगे। इस बात को क्या मार लो भैया, रट्टा मार लीजिएगा, बहुत काम की बात है। sp हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड p पाई, sp2 में एक p पाई, बाकी जितने भी बॉन्ड होंगे वो p पाई d पाई होंगे। अभी मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप मुझे। देखिएगा, ये SO2 है, SO2 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 में एक p पाई होगा, रिमेनिंग जितने भी होंगे p पाई d पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड ही 2 है तो एक p पाई और बाकी कितने हो गए, p पाई d पाई हो गया। वही SO3 का डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये भी sp2 की हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन 3 पाई बॉन्ड है, उसके बावजूद एक p पाई होगा और रिमेनिंग क्या होंगे आपके p पाई d पाई। तो अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, ऑल बॉन्ड्स आर p पाई, sp2 है तो 1 p पाई, रिमेनिंग p पाई d पाई। और अगर आपकी sp3, sp3d, sp3d2 है तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर, ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी ऑफ p पाई d पाई। समझ में आई, ज्यादा p पाई d पाई हो गया कोई बात नहीं, चलिएगा, ठीक है। ये ट्रिक थी, याद आई, बता दी मैंने आपको, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ही है, घर की बात है। चलिएगा, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, हैलाइड्स के बारे में। चलो भैया, हैलाइड्स किस फॉर्म में मिलेगा, बोले तो भैया MX2, बोले तो MX4, बोले तो MX6, 3 तरह के हैलाइड मिलेंगे भाई। कौन कौन से मिलेंगे, बोले तो MX2, MX4 और MX6। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो एक एक करके हैलाइड निपटाएंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा मतलब ऊपर से नीचे आने पर ये वाली टेंडेंसी बढ़ेगी, ये वाली क्या होगी, घटे क्या रहा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वही रोना पेटना जो हमारा चलता हुआ आ रहा, इनर्ट पेयर, इसने सिर में दर्द कर दिया। चलिए MX6 में देखिएगा, सर M की जगह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम लगा देते हैं। MF6 मान लो ये आपका क्या हो गया, मेटल कोई भी हो सकता है आपका, ऑक्सीजन, सल्फर, MF6, MCl6, MBr6 और MI6। कमाल की बात, पहले अगर X6 यानी हेक्सा हैलाइड के फॉर्म में अगर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर होंगे तो भैया हेक्सा क्लोरो, हेक्सा ब्रोमो, हेक्सा आयोडो तो आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। अरे सर ये क्या हुआ, यही तो कमाल की बात है। तो क्या मिलेगा, केवल और केवल हेक्सा फ्लोरो मिलेगा, वो भी किस फेज में, गैसियस फेज में मिलेगा। यही क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल हेक्सा फ्लोराइड होते हैं, ध्यान रखिएगा। और बल्कि मोस्ट स्टेबल हैलाइड भी यही होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, SF6। बेटा SF6 जो है वो केमिकली इनर्ट है। SF6 क्या है बच्चों, आपका केमिकली इनर्ट है। और ध्यान दीजिएगा कि MF6 किसका नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल किसका मिलेगा, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम का मिलेगा, जिसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भैया, सल्फर का होगा। ये केमिकली इनर्ट क्यों कहा जाता है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से। एक फ्लोरीन ये रहा, एक ये रहा, तीसरा 4, 5 और ये क्या हो गया आपका 6। बताओ भाई, ये अपने आपको इक्विलेटरल पोजीशन पर अरेंज कर लेगा, चारों तरफ से घेर लिया है और चारों तरफ से घेरने पर कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता। नतीजा ये केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड, मतलब हैलाइड की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होती चली जाती है, डिक्रीज है। ये रहा SF6 केमिकल इनर्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। सबसे ज्यादा स्टेबल हेक्सा फ्लोराइड भी क्या होता है, यही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MX4, वही सेम कहानी, MF4, MCl4, MBr4 और MI4। ये आपका बेसिकली इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। MF4 में SF4 हुआ, SEF4 हुआ और TeF4 हुआ। SF4 गैस है, SEF4 लिक्विड है और TeF4 क्या होता है, सॉलिड होता है। ये तीनों के तीनों जो हाइब्रिडाइजेशन है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में सर 1,
2 3 4, एक फ्लोरीन ये रहा, एक इधर ये रहा, एक इधर और एक इधर। ठीक है, क्या बची भैया? एक लोन पेयर बची आपकी। क्या बचती है? एक लोन पेयर बचती है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, बोले तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ट्राइगोनल है भाई। सीसो शेप आपकी बेसिकली आपको दिखाई पड़ती है। लोन पेयर यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखते हैं sp3d2 के अंदर। ध्यान रखिएगा, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको। ज्योमेट्री बनाने के टाइम पर अगर आपकी हाइब्रिडेशन sp है, sp2 है, sp3 है और लोन पेयर आपकी मौजूद है, तो आप इसको कहां रख सकते हैं? कहीं पर भी रख दो, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है या फिर sp3d3 है और एक बीच में आता है sp3d2 भी आता है, sp3d हुआ, ये sp3d3 हुआ, इसमें लोन पेयर कहां रखनी है? आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रखनी है, एक्सियल पोजीशन पर नहीं रखेंगे। रिमेनिंग ये तीनों और ये भाई साहब जो बीच में फंसे पड़े हैं, लोन पेयर आप कहीं पर भी रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? उसके अलावा हम बात करते हैं डाइक्लोराइड्स और डाइफ्लोराइड्स के बारे में, जो आपके सभी एलिमेंट बना लेते हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का एक डाइफ्लोराइड मिलता है, वो है OF2, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर के बारे में। एलोट्रोप वही है, अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं सल्फर की? सर 2 फॉर्म में मिलेगा, एक अल्फा, एक मिलेगा बीटा। हालांकि सल्फर 2 फॉर्म में मिलेगा, एक एमोर्फस, एक क्रिस्टलाइन। छोड़िए इन सब बातों को, यहाँ 2 ध्यान रखिएगा, एक अल्फा और एक क्या होगा? बीटा। सर दोनों का फॉर्मूला एसिड। अरे वाह, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा को बोलेंगे रोम्बिक शेप, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है। याद करो सल्फर रोम्बिक, याद करो सल्फर रोम्बिक, याद करो कार्बन ग्रेफाइट, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। लेक्चर में बताया था, कार्बन फैमिली में जब ग्रेफाइट पढ़ाया जा रहा था, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी थी रे बाबा? 0 थी। 0 होने की वजह से थर्मोडायनेमिकली क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 26-27 डिग्री का, तो उस पर कौन स्टेबल होगा? तो अल्फा सल्फर आपका क्या होता है? स्टेबल होगा। और अगर आप इसका टेम्परेचर 369 केल्विन से ज्यादा का करेंगे, आधी बात समझ में? कितने से ज्यादा करेंगे? 369 केल्विन से अगर आप ऊपर करेंगे तो ये अल्फा सल्फर कन्वर्ट हो जाएगा बीटा सल्फर के अंदर। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 369 से नीचे के टेम्परेचर तक कौन मिलेगा आपका? अल्फा सल्फर। 369 से ऊपर का कौन मिलेगा? बीटा। 369 पर क्या मिलेगा? 369 पर आपके अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा। और यही 369 टेम्परेचर केल्विन का, जिस पर अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जाना जाएगा। चलिए, बीटा सल्फर को हम क्या बोलते हैं? मोनोक्लिनिक बोलते हैं, कलरलेस निडल शेप का होगा। 369 केल्विन से ऊपर का अगर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। इससे नीचे रखोगे ना तो ये अल्फा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अल्फा सल्फर की मैं बात करता हूं, ये वाटर का इंसॉल्युबल होगा, वाटर में नहीं घुलेगा, लेकिन कुछ हद तक बेंजीन में घुल जाता है, अल्कोहल और ईथर के अंदर। बीटा सल्फर जो है वो केवल और केवल कहां घुलता है? आपका CH2 के अंदर सॉल्युबल होता है, और CH2 में तो भैया ये भी घुल जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या होता है? फॉर्म्ड ऑन इवोपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। जो आपको रोल सल्फर होता है उसको CH2 में रख करके उसे इवोपोरेट किया जाएगा, उससे क्या बनता है? आपका अल्फा सल्फर बनेगा। और इसी को हीट कर दो 369 से ऊपर। अबे 3 का पढ़ा याद है ना? 369 केल्विन, इससे ऊपर हीट करोगे क्या बनेगा? बीटा सल्फर बनेगा। ठीक है, नोट याद रखना, 369 केल्विन पर दोनों फॉर्म्स स्टेबल होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ आएगा एलोट्रोप की? ये देखिएगा, एलोट्रोप ऑफ सल्फर ये क्या है आपका? रोम्बिक। ये हो गया मोनोक्लिनिक, सॉरी। ठीक है सर, ऐसा लग रहा है हमने कि ऊपर वाला ऐसे उल्टा कर दिया, ये वाला ऐसे नीचे कर दिया। हाँ, यही है, इसी तरह से एसएटी इनका दोनों का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या सर सल्फर और फॉर्म में भी मिलेगा? यस, S8 में तो ऐसे मिलेगा क्राउन शेप में, S6 में भी मिलता है, चेयर फॉर्म होती है, और S2 कब मिलेगा? 1000 केल्विन के आसपास पाई बॉन्ड बनता है, ये रहा S2। ठीक है, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर एग्जिस्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन की तरह। तो ये क्या है? क्राउन शेप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्राउन शेप का सल्फर है आपका। ये आपको क्या रखना है बेटा? याद रखना है। ये चेयर शेप का है, कमर रखने का, ये बैठने का, और ये पैर रखने का। ठीक है, देखा कैसे चेयर है? ये आपकी कौन सी चेयर होती है? S6 फॉर्म होती है, S8, और ये क्या हुआ? S2। ठीक है, उसके अलावा लास्ट स्लाइड है भैया ऑक्सीजन फैमिली की, जिसका नाम है एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। यही घिसी पीटी कहानी जो चलती आ रही है। व्हाट इज द रीजन ऑफ एनोमेलस प्रॉपर्टीज? स्मॉलर साइज छोटा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये सारे के सारे। और
उसके अलावा डी ऑर्बिटल का एब्सेंस होना, ताकि अपनी वैलेंसी को क्या ना कर सके, एक्सपांड ना कर सके। और चूंकि ये तो ऑक्सीजन है तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखने भी मिल सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक ऑक्सीजन जा सकता है, लेकिन रेयरली 2 से ज्यादा ही, रेयरली, बहुत रेयरली ये आपका जाता। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड के रूप में हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये अपने ही साथ में क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने साथ, इस फैमिली का, जो अपने साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अरे सर सल्फर तो दिखा पे भैया बहुत हाई टेम्परेचर पे, नॉर्मली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज नोट करिएगा, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनमें दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? आंसर है सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर। कारण क्या है? देखो, ऑक्सीजन का साइज छोटा, अब ये साइज किसका है? ऑक्सीजन का है। इससे थोड़ा सा बड़ा साइज किसका होगा? सल्फर का होगा। 2 लोन पेयर है सर, एक लोन पेयर, देखो मतलब 1 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 4 5 ये रहा, इससे यूज कर ले, और एक ये बचा। सिमिलर वे में क्या रहा? इस तरह से रहा। तो सर एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, इस तरह से हो गया ना। ठीक है, ये रहा। तो लोन पेयर में क्या चलेगा? इनमें छोटा साइज होने की वजह से रिपल्शन होगा, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या नहीं होता? सिंगल बॉन्ड से स्टेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसके बाद में हमारा लेक्चर आएगा और वो होगा आपका हैलोजन फैमिली का। ठीक है बच्चों, चलिए आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।